गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। परफेक्शन आईएएस में आपका स्वागत। मैं सिद्धार्थ कुमार और आप हमारे साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को केंद्रित करते हुए। अब तक तमाम चीज़ों के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका के विषय में हमने पढ़ा था, हमने साउथ अमेरिका को पढ़ा है, यूरोप के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे और कई बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यूरोप में कहाँ कौन से माउंटेन्स हैं इसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। यूरोप में कौन सी नदियां प्रमुख रूप से प्रवाहित हो रही हैं उनके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। यूरोप में कहाँ किस प्रकार की जलवायु है उसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। प्राकृतिक वनस्पतियां कहाँ किस प्रकार की पाई जाती है उसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। और अभी हम लोग यूरोप के विषय में पढ़ेंगे कि यूरोप में कहाँ किस प्रकार के कृषि कार्य संपन्न किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यूरोप की कृषि के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम लोग जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति के विषय में पढ़ रहे थे तो यूरोप में हमने एक ग्रासलैंड की चर्चा आपसे की थी और टेम्परेट ग्रासलैंड की बात हमने की थी। दैट वाज स्टेपी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान यूरोप का। और हमने कहा था कि यूरोप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते जो स्टेपी के रूप में जाने जाते। ठीक है, हमने वहां आपको बताया था कि स्टेपी इज द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ यूरोप। ग्रासलैंड इज लोकेटेड बिटवीन 30 to 45 डिग्री लैटिट्यूड्स एंड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप। पढ़ा था 30 से 45 डिग्री अक्षांशों में, और किसी भी कॉन्टिनेंट को अगर आप ले उस कॉन्टिनेंट के सेंट्रल पार्ट में आप जाए तो ये इस प्रकार की ग्रासलैंड पाई जाती है, स्टेपी ग्रासलैंड पाई जाती है। स्टेपी प्रकार की घास देखने को मिलती है, ये हमने आपको बताया था। गौर कीजिए, यूरोप में यूक्रेन और रूस में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये स्टेपी ग्रासलैंड है। स्टेपी ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड की क्या फीचर्स हैं, गौर कीजिए। इस ग्रासलैंड की क्या विशेषता पाई जा रही है। ये स्टेपी ग्रासलैंड, यहाँ की घासें छोटी हैं और मुलायम प्रकार की। इन घासों के डिकम्पोजिशन के कारण, इनके सड़ने गलने के कारण यहाँ पर ह्यूमस प्रधान काली रंग की मिट्टी का विकास होता है और उस मिट्टी को यूरोप में चरनोजम सॉइल के रूप में जानते हैं। किस प्रकार की मिट्टी है, तो चरनोजम टाइप ऑफ सॉइल है, चरनोजम प्रकार की मिट्टी है, चरनोजम। गौर कीजिए, क्या है चरनोजम। ये शब्द चरनोजम रूसी भाषा का शब्द है और इस शब्द का अभिप्राय भी होता है ब्लैक कलर सॉइल। सो चरनोजम इज ए ब्लैक कलर सॉइल ऑफ यूक्रेन एंड रशिया। सॉइल इज डेवलप्ड इन टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ यूक्रेन एंड रशिया। ग्रासलैंड इज नेम्ड एज स्टेपी। चरनोजम मिट्टी यूक्रेन और रूस के स्टेपी घास प्रदेश में विकसित होने वाली मिट्टी है। इस स्टेपी घास के सड़ने गलने के कारण इस मिट्टी का विकास आपको दिखाई दे रहा है यूरोप में। ठीक है, अब देखिए क्लाइमेट यहाँ की टेम्परेट है। दो चीजें महत्वपूर्ण, शीतोष्ण जलवायु का ये क्षेत्र है और यहाँ पर ह्यूमस प्रधान काली रंग की मिट्टी पाई जाती है जिसे हम चरनोजम के रूप में जानते हैं। इन दोनों का प्रभाव ये है कि ये स्टेपी ग्रासलैंड संसार में गेहूं की व्यापारिक कृषि का क्षेत्र बन जाता है और इतना अधिक उत्पादन है यूक्रेन और रूस में गेहूं का इस स्टेपी ग्रासलैंड में, इस चरनोजम मिट्टी के क्षेत्र में, कि इस क्षेत्र को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। संसार की रोटी की टोकरी, संसार की रोटी की टोकरी कहा गया इसे, ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड। ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं इसे, संसार की रोटी की टोकरी कहते हैं स्टेपी ग्रासलैंड को, जो यूक्रेन में स्थित है, रूस में स्थित है। छोटी और मुलायम घासों का ये प्रदेश है। घासों के सड़ने गलने के कारण काली रंग की ह्यूमस प्रधान चरनोजम मिट्टी के विकास का ये क्षेत्र है। ये न केवल ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहलाता बल्कि इसके अन्य कई उपनाम भी दिए जाते। इसे ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा गया, संसार का अन्न भंडार कहा गया स्टेपी ग्रासलैंड को। और इसे स्टोर हाउस ऑफ फ्यूचर के रूप में भी जानते हैं, भविष्य के भंडार गृह के रूप में भी जानते हैं।
सो स्टेपी ग्रासलैंड इज द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ यूरोप। यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के क्षेत्र है एंड हैज बीन सिग्निफिकेंट फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, और गेहूं की व्यावसायिक कृषि के लिए महत्वपूर्ण रहे और इसी वजह से ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है, लिसन, ध्यान दीजिए। यूरोप के दक्षिणी भाग, याद कीजिए जब हम क्लाइमेट के विषय में पढ़ रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि सदर्न यूरोप इज एन एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। यूरोप का जो दक्षिणी भाग है ये भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है। गौर कीजिए, भूमध्य सागरीय जलवायु का ये क्षेत्र है। याद कीजिए, यूरोप के इस दक्षिणी भाग के विषय में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था कि क्लाइमेट इज मेडिटेरेनियन। ये देखिए, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का ये एरिया, क्लाइमेट इज ह्यूमिड इन विंटर, जाड़े में यहां पर वर्षा हो रही है, पछुआ पवने वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इसकी हमने चर्चा की थी। समर आर ड्राई, यहां ग्रीष्म काल शुष्क होते हैं पूर्वा पवन के कारण। ये भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र यूरोप में कई देश है। फ्रांस का दक्षिणवर्ती इलाका है, स्पेन है, पुर्तगाल है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड देखने को मिलेंगे, इटली है, अल्बानिया है, ऑस्ट्रिया है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ग्रीस को आप देखेंगे, टर्की को आप देखेंगे। तो ये यूरोप के ये दक्षिणी भाग के ये सारे देश आपको दिख रहे हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु के ये क्षेत्र यहाँ की खाद्यान्न फसल के रूप में, गौर कीजिए, यहाँ की खाद्यान्न फसल के रूप में गेहूं आपको दिखाई देगी, व्हीट कल्टीवेशन किए जा रहे हैं। लेकिन भूमध्य सागरीय यूरोप प्रमुख रूप से फलों की कृषि का प्रदेश, फलों का प्रदेश कहलाता है। फलों का प्रदेश यानी दक्षिणी यूरोप मुख्य रूप से फलों की कृषि के लिए जाना जाता है। रीजन ऑफ फ्रूट्स कहलाता है। रीजन ऑफ फ्रूट्स, रीजन ऑफ फ्रूट्स, संसार में सबसे अधिक अगर वीटी कल्चर हो रहे हैं, अंगूर की व्यापारिक कृषि की जा रही है, तो वो दक्षिणवर्ती यूरोप में हो रही। भूमध्य सागर से लगे हुए यूरोप के सारे देश संसार में अंगूर की व्यापारिक कृषि के क्षेत्र, अंगूर की व्यापारिक कृषि, व्यापारिक कृषि, और इसी को कहा जाता है विटीकल्चर। विटीकल्चर, तो विटीकल्चर का ये प्रदेश है। यूरोप के ये दक्षिणवर्ती देश, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, स्विट्जरलैंड में दिखाई देगा आपको, ऑस्ट्रिया में देख सकते हैं, अल्बानिया को देख सकते हैं, ग्रीस को देख सकते हैं, रोमानिया को देख सकते हैं, बुल्गारिया को देख सकते हैं, टर्की को देख सकते हैं। ये सारे देश यूरोप के अंगूर की व्यापारिक कृषि के ये प्रदेश। केवल अंगूर ही नहीं, इन सारे देशों में आपको लेमन टाइप के, नींबू प्रजाति के साइट्रस फ्रूट्स देखने को मिलेंगे, रसदार खट्टे फलों की कृषि का ये प्रदेश। तो आपको ध्यान में रखना है संसार में फलों का प्रदेश कौन सा है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रदेश। अलग अलग महाद्वीपों में इसके क्षेत्र है। यूरोप में जो क्षेत्र है वो यूरोप का दक्षिणी भाग है, भूमध्य सागरीय जलवायु का, फलों की कृषि का प्रदेश, अंगूर और अन्य रसदार खट्टे फलों की कृषि का ये प्रदेश माना जाता है। गौर करें। जब यूरोप के जलवायु के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने यहां पर देखा था कि वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट है यूरोप में, और हमने देखा था कि क्लाइमेट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन 45 डिग्री टू मैक्सिमम 65 डिग्री लैटिट्यूड्स, 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। कई देशों की हम लोगों ने चर्चा की थी। हमने देखा था यूनाइटेड किंगडम है यहाँ पर, हमने यहाँ पर देखा था कि नीदरलैंड की स्थिति है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग पाए जा रहे, जर्मनी है, पोलैंड है, डेनमार्क है, रूस के भू क्षेत्र है। तो यूरोप के कई देशों में इस क्लाइमेट की को हमने देखा था जो पश्चिमी यूरोपीय जलवायु कहलाती है।
और हमने कहा था कि यह संसार का वो जलवायु प्रदेश है, जलवायु क्षेत्र है, जहां पर पछुआ पवनों के कारण सालों भर वर्षा हो रही है, लेकिन वर्षा किस प्रकार की है? मॉडरेट टाइप ऑफ रेन, हल्की वर्षा होती है। और इसीलिए हमने कहा था कि यहाँ पर ये जो एरिया है दैट इज एरिया ऑफ एवरग्रीन टाइप ऑफ वेजिटेशन, ये सदाबहार प्रकार की वनस्पतियों का क्षेत्र है, हमने ये देखा था। ठीक है, ये पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश यूरोप में, गौर कीजिए, यहाँ पर यूके दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नीदरलैंड है, बेल्जियम है, जर्मनी देख रहे हैं, पोलैंड को देख रहे हैं, और बाकी के देश आपको दिखाई दे रहे हैं, डेनमार्क दिख रहे हैं। ये संसार में डेयरी कृषि के प्रदेश के रूप में आइडेंटिफाई किए जाते हैं, डेयरी कृषि होती है। गौर कीजिए, डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी कृषि क्या मीनिंग है इसके? दूध उत्पादन के लिए व्यापारिक पशुपालन। ये सारे देश यूरोप के, यूके है, नीदरलैंड है, यहां पर फ्रांस का उत्तरवर्ती इलाका आपको देखने को मिल रहा है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, पोलैंड है, इन सारे देशों में व्यापारिक पशुपालन किए जा रहे हैं दूध उत्पादन के लिए। यहाँ की क्लाइमेट इज फिट फॉर डेयरी फार्मिंग। वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट इज फिट फॉर डेयरी फार्मिंग। पश्चिमी यूरोपीय जलवायु डेयरी की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो डेयरी कृषि किए जा रहे हैं यूरोप में। इतना अधिक दूध का उत्पादन है इन देशों में कि उनके बाई प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं और यूरोप के बाजारों में, विश्व के बाजारों में उसे भेजा जाता है। तो पशुपालन, डेयरी कृषि किए जा रहे हैं इन क्षेत्रों में। और अगर आप जाने तो यूरोप का ये इलाका जो पश्चिमी यूरोपीय जलवायु का क्षेत्र है, ये फ्लोरिकल्चर के लिए भी जाना जाता है। फूलों की व्यापारिक कृषि का ये प्रदेश है। नीदरलैंड वगैरह को आप देखें, गुलाब की कृषि में एक अग्रणी देश के रूप में विश्व में माना जाता है नीदरलैंड। तो तमाम प्रकार के फूलों का उत्पादन भी यूरोप के इन देशों में किया जा रहा है। सो डेयरी फार्मिंग और फ्लोरिकल्चर। इसके अतिरिक्त आप यहां पर देखेंगे सुगर बीट का उत्पादन किया जा रहा है, आलू की कृषि हो रही, राई का उत्पादन यहां पर किया जा रहा है और दूसरी फसलें भी उत्पादित की जा रही। तो प्रमुख रूप से आपको ध्यान में रखना है कि वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट इज फिट फॉर डेयरी फार्मिंग, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज फिट फॉर फ्रूट्स, एंड टेम्परेट ग्रासलैंड स्टेपी इज फिट फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। तो यूरोप के इन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के उत्पादन, कृषि उत्पादन लिए जा रहे हैं। तो यूरोप की कृषि के विषय में हमने बहुत सारी चीजों पे चर्चा की। हमने भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा कि फलों का प्रदेश है, अंगूर की व्यापारिक कृषि का ये प्रदेश है हमने कहा। फिर हमने कहा कि स्टेपी ग्रासलैंड है जहां पर गेहूं की व्यवसायिक कृषि हो रही, व्यापारिक कृषि हो रही। और देखा था आपने कि वहां पर उसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना गया, इसकी चर्चा हमने वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट की चर्चा की, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश की चर्चा की, और हमने कहा कि ये डेयरी कृषि का प्रदेश है, ये हमने देखा। तो यूरोप में कृषि हमने देखा कि कहां कहां पर हो रही। यूरोप में खनिज संपदा भी पाई जाती और खनिजों के खनन भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों से किए जाते, और कई क्षेत्र ऐसे हैं यूरोप में जो खनिज के लिए महत्वपूर्ण माने जाते। खनिजों पे हम लोग चर्चा करते हैं, यूरोप के महत्वपूर्ण हो सकता है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। गौर कीजिए, रूर, यूरोप में एक खनन क्षेत्र है, और यूरोप का एक देश है जर्मनी। जर्मनी में ये रूर क्षेत्र पाए जाते हैं। रूर क्षेत्र में कोयले का विशाल भंडार है। रूर क्षेत्र में कोयले का विशाल भंडार है, और कोयले के विशाल भंडार के इस क्षेत्र से कोयले का खनन किया जाता है। ठीक है, इस विशाल भंडार क्षेत्र से कोयले का खनन किया जाता है। सो रूर ऑफ जर्मनी इज सिग्निफिकेंट फॉर माइनिंग ऑफ कोल इन यूरोप, इन वर्ल्ड ऑल्सो। तो आपको ध्यान में रखना है कि रूर क्षेत्र जर्मनी में है और कोयला खनन के लिए यह माना जाता है, प्रसिद्ध है। दूसरे क्षेत्र पर ध्यान दीजिए,
किरुना, किरुना यह भी एक माइनिंग एरिया है यूरोप का। और स्वीडन में इट हैज बीन सिग्निफिकेंट फॉर माइनिंग ऑफ आयरन ओर इन यूरोप। यूरोप में यहां से आयरन ओर लौहयस्क का खनन किया जाता है किरुना से। किस देश में है? स्वीडन, स्वीडन में है और लौहयस्क का खनन किया जाता है यहां से किरुना से। तो रूर क्षेत्र हमने देखा जर्मनी में है, कोयला खनन हो रहा है। किरुना हमने देखा स्वीडन में है, यहां से लौहयस्क का खनन किया जा रहा है। फिर ध्यान दीजिए, बिलबाओ, बिलबाओ ये यूरोपीय देश है, स्पेन में, स्पेन में है, यूरोपीय देश है स्पेन में। एंड हैज बीन सिग्निफिकेंट फॉर माइनिंग ऑफ आयरन ओर ऑल्सो। ये एक माइनिंग सिटी है स्पेन का, खनन नगर है, और यहां से भी लौहयस्क का खनन किया जाता है। लौहयस्क के खनन किए जाते हैं। ठीक है, तो किरुना जो स्वीडन में है वहां से भी लौहयस्क खनन किया जा रहा है। बिलबाओ जो स्पेन में है यहां से भी लौहयस्क का खनन किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर है, और यहां के अवसादी चट्टानों में नॉर्थ सी के सेडिमेंट्री रॉक्स में पेट्रोलियम रिजर्व पाए जाते, खनिज तेल के भंडार पाए जाते। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस दोनों यहां से पेट्रोलियम माइनिंग करते हैं। पेट्रोलियम उत्तरी सागर से ये दोनों देश यूके और फ्रांस पेट्रोलियम खनन करते हैं। यूके और फ्रांस दोनों पेट्रोलियम खनन करते हैं। कहां से? उत्तरी सागर। फ्रांस में एक जगह है लॉरेन, लॉरेन, लॉरेन फ्रांस में है, और यहां से भी आयरन ओर लौहयस्क का खनन किया जाता है। लौहयस्क का खनन किया जाता है लॉरेन से। ठीक है, तो रूर से कोयला, किरुना से लौहयस्क, बिलबाओ से लौहयस्क, लॉरेन से लौहयस्क, उत्तरी सागर से पेट्रोलियम माइनिंग किए जाते। साइलेसिया बेसिन, यूरोपीय देश पोलैंड में है, और यहां से कोल माइनिंग किए जाते हैं, कोयले का खनन किया जाता है। ठीक है, गौर कीजिए। डोनबास, डोनबास क्षेत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डोनबास यूक्रेन में अवस्थित है, और यह डोनबास क्षेत्र यूक्रेन का ये डोनबास क्षेत्र यह यूक्रेन में कोयला खनन क्षेत्र है। यहां से कोयले का खनन किया जाता है। तो यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार के खनिजों के खनन हमें देखने को मिलते हैं। कई प्रकार के खनिज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यूरोप में कई चीजों पर चर्चा की। हमने देखा कि यूरोप में कृषि कहां पर किस प्रकार की हो रही है। हमने यह देखा कि यूरोप में कहां से कौन से खनिज मिल रहे हैं। नट सेल में हम चीजों को फिर से रिकॉल करते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु फलों का प्रदेश है, अंगूर की व्यापारिक कृषि का प्रदेश है। पश्चिमी यूरोपीय जलवायु डेयरी कृषि के प्रदेश के रूप में आइडेंटिफाई होते हैं, देखा आपने। स्टेपी ग्रासलैंड है, गेहूं की व्यापारिक कृषि का यह क्षेत्र है, ये आपने देखा।
यूरोप में कई क्षेत्र हमने देखे जहां से खनन किए जा रहे हैं। रूर की चर्चा मैंने आपसे की, जर्मनी में है, कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। लॉरेन की चर्चा हमने की, फ्रांस में है, आयरन ओर माइनिंग किए जा रहे हैं। किरुना की चर्चा हमने की आपसे, स्वीडन में है, यहां से भी आयरन ओर माइनिंग किए जा रहे हैं। स्पेन का माइनिंग सिटी है बिलबाओ, आयरन ओर माइनिंग किए जा रहे हैं। नॉर्थ सी को हमने देखा, यहां से आपने देखा पेट्रोलियम माइनिंग किए जा रहे हैं। यूके और फ्रांस दो देश माइनिंग कर रहे हैं। फिर आपने यहां पर डोनबास को देखा, यूक्रेन में है, कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है, ये हमने देखा। और फिर हमने देखा कि साइलेशिया बेसिन जहां पोलैंड में है, यहां से भी कोल माइनिंग किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यूरोप की कई चीजों पे हम लोगों ने चर्चा की। आगे भी हम लोग महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करते रहेंगे और बीपीएससी को केंद्रित करके हम लोग इन सारी चीजों पे चर्चा कर रहे हैं। तो फिर से हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। हैव ए नाइस